हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में मैं सीडीपी से वीडियो लेकर के आई हूँ। तो देखिए सीडीपी से हम लोग देखेंगे सीडीपी में कोहल वर्ग। तो आइए कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत देखते हैं। तो देखिए कोहल वर्ग के बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आइए नैतिक विकास का सिद्धांत क्या होता है, तो इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे हम लोग देखते हैं आज के सेशन को। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए आज है कोहल वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। तो देखिए क्या है सिद्धांत इनका। तो आइए कोहल वर्ग के बारे में जानते हैं। कोहल वर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया या नैतिकता का सिद्धांत दिया। तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए। तो आइए जानते हैं नैतिकता, मोरलिटी क्या होती है। तो आइए देखिए नैतिकता वह गुण होता है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। यह जो है वह गुण होता है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। देखिए बच्चा जो है अपने सामाजिक परिवेश, जो आसपास का वातावरण होता है, उसी से बच्चा जो है नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। देखिए दिया है नैतिकता जन्मजात नहीं होती है। जो नैतिकता होती है वो किसी भी बच्चे में जन्मजात नहीं होती है, उसे क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है या बाह्य वातावरण के द्वारा सीखा जाता है। तो नैतिकता जन्मजात नहीं होती है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इनके सिद्धांतों के बारे में, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए इनके सिद्धांतों को जानने से पहले एक छोटी सी स्टोरी जानते हैं, हिंज की कहानी। देखिए हिंज की कहानी से हमें ये सीख मिलेगा कि बच्चा जो है सही और गलत को कैसे समझता है। तो देखिए हिंज की कहानी है कि हिंज जो है एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी बहुत बीमार होती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और एक दवा होती है जिससे जो है उसकी पत्नी सही हो सकती थी, लेकिन वो जो है बहुत गरीब होता है और वो जिस मेडिकल पे दवा मिलती है उस मेडिकल पे जितने की वो दवा थी उतना उसके पास पैसे नहीं थे। तो मेडिकल पे जाता है, मेडिकल वाले से कहता है कि हमें ये दवा दे दो, लेकिन वो मना कर देता है कि हम इतने पैसे में नहीं देंगे। तो हिंज सोचता है कि अगर हम दवा नहीं ले जाएंगे तो मेरी पत्नी मर जाएगी, अगर हम दवा चोरी करते हैं तो हमें सज़ा होगा। लेकिन अंत में देखिए क्या होता है कि हिंज जो है चोरी को ही चुनता है, क्योंकि वो क्या सोचता है कि मेरी पत्नी अच्छी हो जाए। तो इसी से संबंधित चलिए हम लोग इनके सिद्धांतों को समझते हैं कि कभी कभी सीटेट में इसी से संबंधित प्रश्न पूछ देता है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है नैतिक दुविधा। तो देखिए नैतिक दुविधा क्या होता है। देखिए सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति जो है नैतिक दुविधा कहलाती है। बच्चा जो है सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता है, तो वही क्या होता है, नैतिक दुविधा होती है। जैसे एग्जाम्पल है, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और अगर नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो ये क्या है, नैतिक दुविधा, एक प्रकार की दुविधा है। अगला देखिए दूसरा नंबर है नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। देखिए नैतिक तर्कणा वो होता है जिसमें सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। सही और गलत में किसी एक को चुनना, जैसे सही और गलत के बारे में किसी एक को चुनना होता है। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, किसको, तो चोरी को चुना, क्योंकि देखिए वो अगर चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती। तो इसलिए इसमें दिया है नैतिक तर्क। मोरल रीजनिंग का मतलब होता है कि कोई एक डिसीजन लेता है बच्चा, तो यही इसका हो जाएगा। देखिए अब आई होप कि आप लोग दोनों समझ गए होंगे नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। तो चलिए इसके साथ आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए दिया है कोहल वर्ग की सिद्धांतों की आलोचना। कोहल वर्ग के सिद्धांतों की आलोचना, देखिए इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गिन, किसने किया था, कैरोल गिल्गिन ने की थी। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा कि कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गिन ने की थी।
उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। जो कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों को नैतिकता का आधार न्याय जस्टिस, पुरुषों को जो है नैतिकता का आधार क्या माना है, न्याय माना है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल या केयर माना है। उन्होंने यह तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता के आधार पर न्याय माना है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल केयर माना है। आगे देखिए दिया है मेल व फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंट नहीं दी। मेल व फीमेल की जो मोरल रीजनिंग है, नैतिक तर्कड़ा है, में कल्चर की डिफरेंस को इम्पोर्टेंट नहीं दी है। तो ये है आपका कोहलबर्ग के सिद्धांतों की आलोचना। तो किसने किया था आलोचना, तो कैरोल गिलगिन ने किया था। इस पॉइंट को याद करिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिए दिया है कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। कितने बताए हैं, तो 3 लेवल बताए हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। पहला देखिए है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज आपका 4 से 10 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है, तो 4 से 10 वर्ष की प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है। तो आइए जानते हैं। देखिए इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। जब बच्चा 4 से 10 वर्ष का होता है तो उसकी जो नैतिकता होती है वो शून्य होती है, यानी बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। जो उनकी मोरल रीजनिंग होती है वो दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। देखिए इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। कोहलबर्ग ने प्री कन्वेंशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा है। तो चलिए देखते हैं उन दोनों भागों को। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए पहला नंबर है प्री कन्वेंशनल स्टेज में। पहला इसको 2 भागों में बांटा था। तो उसका पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। देखिए दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। इसमें देखिए इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। दंड एवं आज्ञा पालन में बच्चे की जो नैतिकता होती है वो सजा और आज्ञा पालन के पर आधारित होती है। देखिए जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। देखिए दंड एवं आज्ञा पालन। तो जब हिंज ने चोरी किया था तो बच्चे ने ये सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो यही जो है दंड एवं आज्ञा पालन। देखिए दूसरा पॉइंट है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, आइए इसको समझते हैं। देखिए इस अवस्था में जैसे को तैसा, मतलब इस अवस्था क्या है, जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके सामने करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। एग्जाम्पल में देखिए है एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। देखिए यह अवस्था 4 से 10 वर्ष की है। तो उसमें बच्चा वही सीखेगा जैसा आप उसके सामने व्यवहार करेंगे। तो इसका क्या है, जैसे को तैसा। तो ये रहा आपका। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा नंबर है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो देखिए रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कन्वेंशनल स्टेज, इसको कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। यह 10 से 13 वर्ष की होती है। यह स्टेज जो है 10 से 13 वर्ष की होती है। देखिए आइए समझते हैं इसको। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है। जब कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा होता है तो वह दूसरे के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है सही और गलत का निर्णय करता है। तो इस अवस्था को
देखिए यह अवस्था 10 से 13 वर्ष की होती है। इस अवस्था को भी देखिए 2 भागों में बांटा गया है। उन्होंने कोहलबर्ग ने इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा है। आइए समझते हैं। तो देखिए इसमें जो है पहला पॉइंट है अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अच्छा लड़का और लड़की बनने की उन्मुखता को समझते हैं। इसमें देखिए दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। बच्चा जो है दूसरों के साथ भला बन करके अनुमोदन अर्जित करता है। ये गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। आपका इसी अवस्था में जब बच्चा 10 से 13 वर्ष की होता है तो इसी अवस्था में गोल्डन रूल का विचार भी उसके अंदर आता है। दूसरा देखिए है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। देखिए इसमें जो है बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। बच्चा जब है कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, जो नियम होता है उसको फॉलो करता है। और आगे देखिए है क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा, नियमों को नहीं तोड़ेगा। तो ये हो गया आपका कन्वेंशनल स्टेज जो 10 से 13 वर्ष की होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। देखिए पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है 13 वर्ष से ऊपर होती है। जब बच्चा 13 वर्ष से ऊपर का होता है तो उसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज देखिए कहा गया है। आइए इसको समझते हैं। इस अवस्था में डिसीजन खुद ही लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत है। जब बच्चा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या 13 वर्ष से ऊपर होता है तो वह अपने सारे डिसीजन खुद ही लेने लगता है। वो समझने लगता है कि क्या सही और क्या गलत है। इसको भी देखिए 2 भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं। चलिए पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, दूसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। तो सबसे पहले हम लोग पहले को समझते हैं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। तो देखिए इसमें किशोर यह मानते हैं कि किशोर, देखिए किशोर शब्द आया है, इस अवस्था में बच्चा जो है किशोरावस्था में चला जाता है क्योंकि 13 से ऊपर की अवस्था है ये। तो इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। क्या कहता है कि अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी तो उसे तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़ देने से, उसके नियमों को तोड़ देने से अगर उसके पापा की जान बच सकती थी तो उसे तोड़ देना चाहिए। तो ये रहा सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। आगे देखिए दूसरा पॉइंट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। देखिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता को समझते हैं। देखिए इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं, जब बच्चा इसमें इस अवस्था में होता है तो वो दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। देखिए बच्चा जो है दूसरों के मानकों के विचार से नहीं चलता है, वो अपने मानकों या अपने नियमों के अनुसार चलता है। इसमें जो है अगर वो दूसरे की फायदे के लिए या भला के लिए अपनी जान भी दे सकता है, जैसे भगत सिंह है। तो ये रहे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।